हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रीवियस क्वेश्चन, यानी वह सारे सवाल हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पहले। और आप लोग फटाफट से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। इसी लेवल से आपको तैयारी भी करना। और इस चैनल पर आप लोग के लिए एवरीडे क्लास शुरू भी कर चुके हैं, तो जो भी चैनल पहले बार जुड़े हैं चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए और फटाफट से इसका राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। जो याद है बहुत अच्छा, जो याद नहीं है वो याद भी करते चलेंगे। जो पूछा वो क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है। सवाल है कि ध्वनि क्या है। पहला सवाल क्या है कि ध्वनि जो है वो आखिर क्या है। तो याद रखेंगे ध्वनि एक ऊर्जा का रूप होता है, ठीक है, जिसे देखा नहीं जा सकता है, एक महसूस किया जाता है। क्या ध्वनि को कोई आज तक देखा है? नहीं देखा है, ठीक है। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। आप लोग अगर ऑप्शन ए बताएं बिल्कुल सही है। चलिए इसका फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए। माइंड में सोच लिया कीजिए कि इसका बी होगा, सी होगा, और हम आंसर बताएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्धतम तत्व कौन सा है? यानी शुद्धतम तत्व, जो शुद्ध तत्व है वो कौन है इसमें? क्या कांच है, हीरा है, चूना है या इस्पात है? क्या है शुद्धतम तत्व? क्या कांच है? तो नहीं, कांच नहीं है। हीरा शुद्धतम तत्व है क्योंकि हीरा में कोई मिलावटी नहीं रहता है। लेकिन चूना हो गया, इस्पात हो गया, सब मिला मिला करके बनाया जाता है, ठीक है, कठोर और मुलायम वगैरह किया जाता है। तो हीरा एक प्रकार का शुद्धतम तत्व है। आप लोग को पता होगा कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जिसके कारण हीरा चमकता है। सबसे कठोर पदार्थ के रूप में हीरा ही आता है। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? बेहद ही खास क्वेश्चन कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? क्या गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या आइंस्टीन? तो प्रकाश को सबसे जो पहले नापा था वो रोमर ने मापा था। कौन मापा था? रोमर ने, ठीक है। याद रखेंगे कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर में। और प्रकाश का वेग जो होता है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। एड्स फैलता है, आखिर एड्स जो बीमारी है वह किस कारण से फैलता है? क्या बैक्टीरिया युक्त रक्त लेने से, वायरस युक्त रक्त लेने से, ए और बी दोनों, या प्रोटोजोआ युक्त रक्त लेने से? तो आपको पता होगा कि एड्स जो होता है वो खून के आदान प्रदान की वजह से ही हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे कि एड्स जो है वो HIV, ठीक है, HIV वायरस के कारण होता है। वायरस, तो इसमें बैक्टीरिया तो होगा नहीं, तो क्या होगा? वायरस युक्त रक्त लेने, यानी किसी व्यक्ति को एड्स है, वह व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति को अगर खून दान करता है तो स्वस्थ व्यक्ति भी एड्स का शिकार हो जाएगा। और इसका अभी तक सफल इलाज नहीं है। जिसको पकड़ लेता है वो लगभग लगभग मौत के करीब पहुंच जाता है। यदि चुंबकीय छड़ के यदि चुंबकीय छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो क्या होगा? समझिएगा कि किसी चुंबकीय छड़ है, चुंबकीय छड़ के या तो उत्तर छोर पे या दक्षिण छोर पे क्या लगाया जाए कि, है ना, पास में प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया जाए। प्रतिचुंबकीय मतलब जो अलग करता है चुंबक को, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो क्या होगा? बताना फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे क्या होगा कि जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो वह ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित होगा। ध्रुवों द्वारा क्या होगा? वह प्रतिकर्षित होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे द्वारा निम्न में से किस गैस की अवशोषण की जाती है? अब ये तो बच्चा भी बता देगा, मतलब जो पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण यानी जो पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो पौधे द्वारा जो है कौन सा गैस का अवशोषण, मतलब खिंचाव, खींचते हैं, तो क्या करता है पेड़ पौधे? तो CO2 कहाँ से? वायुमंडल से ग्रहण कर लेता है, यानी अवशोषण कर लेता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आप लोग बताएं बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल क्यों चलता है। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? सवाल को ध्यान समझिएगा। वायरस के कारण नहीं होती है, कौन सी ऐसी बीमारी है? क्या हैजा है, छोटी माता है, हिपोटाइटिस है या खसरा है? तो छोटी माता एक प्रकार का वायरस के कारण होता है, हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है, खसरा भी तो हैजा बैक्टीरिया कारण होता है। जो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, फटाफट से आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। रेबीज का कीटाणु है, आपको पता होगा कि रेबीज जो नमक बीमारी है वह कुत्ता के काटने से हो जाता है।
इसमें व्यक्ति हाइपोफोबिया भी इसे कहा जाता है, वह व्यक्ति पानी से बहुत ज़्यादा डरता है। ठीक है, तो रेबीज का कीटाणु है, क्या वायरस है, क्या बैक्टीरिया है, क्या फफूंद है, या इनमें से कोई नहीं। तो रेबीज एक प्रकार का क्या है, वायरस है। रेबीज क्या है, एक प्रकार का वायरस है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है देखेंगे, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है, यानी प्रोटीन का होगा यहाँ पे, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है, क्या गाजर है, सोयाबीन है, दूध है, या घी है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब कि दूध में भी मिलता है, घी में भी मिलता है, गाजर में मिलता है, सोयाबीन में, सब में तो प्रोटीन मिलता है। लेकिन प्रोटीन का उच्चतम स्रोत यानी इन सबों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है, सो पूछा गया। तो याद रखिएगा, इन सबसे सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन मिलता है वो सोयाबीन से मिलता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गाजर से विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है, और दूध में तो सब पाया जाता है, घी में भी पाया जाता है, लेकिन सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है, और ये हर एग्जाम में और बिहार डीएलएड में कई बार ये पूछा गया है, अगली बार ही पूछा गया था। सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है, ये बताना फटाफट से। क्या तापमान, भूकंप, हवा का दबाव, या गति। तो सिस्मोग्राफ द्वारा जो मापा जाता है, ठीक है, ये भूकंप मापा जाता है। क्या मापा जाता है, तो भूकंप मापा जाता है। ऑप्शन बी आप लोग भी बताएं, बिल्कुल सही है। अगला सवाल क्या है कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्या 20 जोड़े, 22 जोड़े, 23 जोड़े, या 21 जोड़े, कितने पाए जाते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो जोड़े के रूप में, तो कितना का 23 जोड़ा लाएगा, 23 जोड़े के रूप में पाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें आपको हम बता दें जानकारी के लिए कि 22 जोड़े जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, एक प्रकार के होते हैं, और 23वां जोड़ा जो भिन्न आकार का होता है उसे लिंक क्रोमोसोम कहा जाता है। पुरुषों में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, और स्त्रियों में जो होता है एक्स एक्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत, यहाँ पे आ गया कि विटामिन है, लेकिन विटामिन कौन सा है, डी है। तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, क्या नींबू से, दूध से, अंगूर से, या गाजर से। 12 नंबर सवाल का आंसर। तो याद रखेंगे किस में मिलता है। ठीक है, तो विटामिन डी जो मिलता है वो दूध में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऐसे विटामिन के लिए जो है सूरज का प्रकाश सुबह सुबह का जो होता है भरपूर मात्रा में मिलता है वहाँ, लेकिन खाद्य पदार्थ के रूप में यहाँ तो दूध से। अगला है सोयाबीन का उत्तम स्रोत क्या है, और ये क्वेश्चन अभी जस्ट पढ़ के गए थे लेकिन घुमा दिया था खाली। ठीक है, कि इस प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत क्या था, तो सोयाबीन। यहाँ पे क्या है कि सोयाबीन का उत्तम स्रोत क्या है, यानी सोयाबीन के उत्तम स्रोत बताने कि सोयाबीन से क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो अभी जस्ट हम लोग जान गए कि प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है। अगला सवाल है 14 नंबर सवाल, क्या बोला है कि खून में ग्लूकोज की मात्रा की जांच के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है ना। खून जब जांच होता है तो खून जांच भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन क्या जांच करना उसको, ग्लूकोज की मात्रा। तो इसके लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ग्लूकोमीटर, बैरोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, या ओसिलोस्कोप, किसका प्रयोग किया जाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लूकोज मापा जा रहा है, तो क्या कहा जाता है, ग्लूकोमीटर इसे कहा जाता है, याद रखेंगे, ग्लूकोमीटर कहा जाता है। अगला सवाल क्या है कि कीट बोले या कीड़ों बोले, कीट कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कीट या कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए फटाफट से। ये सवाल आप याद रखेंगे, बहुत ही जरूरी है, और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर कि कीड़ों के अध्ययन या कीटों के अध्ययन जो कहलाता है एमोलोलॉजी कहलाता है, एमोलोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है रेडियो एक्टिविटी आणविक परिवर्तन में किस प्रकार की तरंग किरणें उत्पन्न होती है। क्या है कि रेडियो एक्टिविटी अपने आप में जो विखंडित होते रहता है वो होता है रेडियो एक्टिविटी पदार्थ। यहाँ सवाल है कि रेडियो एक्टिविटी आणविक परिवर्तन में, यानी आणविक यानी उसके अंदर जो परिवर्तन में किस प्रकार की तरंग किरणें उत्पन्न होती है। याद रखेंगे अवरक्त किरणें उत्पन्न होती है। रेडियो एक्टिविटी से कौन सा होता है, अवरक्त किरणें उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं, इसका राइट आंसर बताना क्या है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो है वो क्या होती है, ये बताना है। ठीक है, तो याद रखेंगे परमाणु की भावी त्रिज्या जो होती है
वो आपको 10 के पावर -10 मीटर होती है। 10 के पावर -10 मीटर होती है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कृत्रिम डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट मतलब समझ गए होंगे, सरफ जो कपड़ा साफ वगैरह किया जाता है। क्या है कि सोडियम लवणों का वसाम्ल है, या सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम क्लोराइड का मिश्रण होता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं का कैल्शियम लवण है, या चक्रीय एवं अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण है। 18 नंबर सवाल का आंसर। तो याद रखेंगे 18 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। ये है कृत्रिम डिटर्जेंट की चक्रीय एवं अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि लाल रक्त कण कहाँ बनता है। लाल रक्त कण यानी जो हम लोग में खून होता है वो कहाँ बनता है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो ये बनता है अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ? अस्थि मज्जा में। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से लगभग 6 लीटर खून पाया जाता है। आपको पता होगा कि खून का पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है। आपको पता होगा कि खून का जीवन काल कितना होता है, ठीक है, खून का जीवन काल 120 दिन होता है। आपको पता होगा कि खून किसके कारण जमता है, तो थ्रोम्बिन के कारण होते हैं। तो ये सब जो है खून क्या है, तो एक तरल संयोजी उत्तक है। ये सब जानना बहुत जरूरी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, यानी परमाणु के नाभिक में क्या होता है, क्या होता है। तो याद रखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहरी कक्षा में क्या करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। तो नाभिक में कौन बैठेगा, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। तो इस वीडियो में 20 क्वेश्चन हुए, इसका पार्ट 2 करेंगे और 20 क्वेश्चन वहाँ से क्लियर करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी बिहार डीएलएड करना चाह रहे हैं या बीएड करना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे चुनिंदा क्वेश्चन आप लोग के बीच में लाया जाता है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।